नए मिलेनियम यानी कि 2000 शुरू होने के बाद WWE ने एक नई एरा के अंदर कदम रखा था जिसने रेसलिंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हमको बहुत सारे बड़े स्टार्स मिले जैसे कि जॉन सीना, बटिस्टा, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन, एज, और इस टाइम से हम याद रखते हैं इन सारे सुपरस्टार्स को क्योंकि भाई हमारे बचपन जो है इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी हमने इस सीरीज की फर्स्ट सीजन को कवर करा हुआ है जहां पे हमने बात करी थी एरा आखिर स्टार्ट कैसे हुई, एवोल्यूशन जॉन सीना, कैसे ब्रॉक लेसनर द नेक्स्ट बिग थिंग बने, और पहला WWE ड्राफ्ट जो कि हमें देखने को मिला उसके पीछे की क्या कहानी थी। अगर आपने वो एपिसोड चेकआउट नहीं करे हैं डेफिनेटली जाएं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और आज इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं द सीजन 2 ऑफ रूथलेस एग्रेशन एरा, और हम बात करेंगे यहाँ पे हॉलीवुड रॉक के बारे में और आखिर क्या इम्पैक्ट था एक ऐसे सुपरस्टार का WWE में जो आता जाता रहता था, पार्ट टाइम था लेकिन तब भी एक की था फॉर विंस मैकमैन्स वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ये है गाइस रूथलेस एग्रेशन का सीजन 2 एपिसोड 1 हॉलीवुड रॉक। इस वीडियो पे हम एम करने वाले हैं 4000 लाइक्स के लिए, तो डेफिनेटली लाइक बटन को दबा दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो 2002 का वो टाइम था जब रॉक ऑलरेडी बिगेस्ट स्टार बन चुके थे WWE के अंदर, और यहाँ पे जॉन सीना, कोफी किंगस्टन, बाकी सारे लोग प्रेज करते हैं कि कैसे कभी और किसी सुपरस्टार को ऐसा रिएक्शन ही नहीं मिला था जैसे कि रॉक को WWE में मिलता था। और WWE ने इनफैक्ट ये पूरा शो बना दिया था भाई इस बंदे के पीछे। हम जानते हैं कि स्मैक डाउन जो नाम आया था वो रॉक के कैरेक्टर से निकल कर आया था, और इस पॉइंट पे रॉक एक बेबी फेस थे जिनको भाई सारे लोग पसंद करते थे और उनके लिए चैंट करते थे। और ना ही सिर्फ WWE में, रॉक WWE के बाहर भी उतने ज्यादा पॉपुलर थे, होस्ट करना शोज को, मूवीज में स्टार करना। और यहाँ पे ब्रूस प्रिचर्ड बात करते हैं किस तरीके से हमेशा एक रिस्क रहता है ऐसे सुपरस्टार्स के साथ जो कि WWE के बाहर भी पॉपुलर हो जाता है, कि क्या उनका जो प्यार है WWE में परफॉर्म करने का वो सेम रहेगा जैसे कि पॉपुलर होने से पहले था। तो इस टाइम पे जो रॉक का स्टेटस था WWE के साथ वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, और इतने सारे नए स्टार्स भी रूथलेस एग्रेशन एरा के अंदर अपना जो है वो नाम बनाने के लिए आए थे। लेकिन यही वो पॉइंट है जब हॉलीवुड होगन का हमें रिटर्न देखने को मिलता है WWE में, जो कि NWO फैक्शन का पार्ट थे। हम जानते हैं कितनी बड़ी बात थी वो WCW में, और वो सेम कैरेक्टर होगन लेके आते हैं और वापस उन्होंने रिटर्न करा अपना वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में। और यहाँ पे हल्क होगन कहते हैं कि भाई देखो, मुझसे विंस ने पूछा था कि क्या तुम रॉक के अगेंस्ट एक मैच लड़ना चाहते हो, और मैंने एक सेकंड में यस बोल दिया क्योंकि मैं जानता था उस टाइम पे रॉक का स्टॉक कितना हाई है। तो यहाँ पे रॉक कन्फ्रंट करते हैं हल्क होगन को मंडे नाइट रॉ पे और चैलेंज कर देते हैं टू अ मैच एट रेसलमेनिया 18। और रॉक यहाँ पे कहते हैं कि उस पॉइंट पे मैंने अपने करियर में ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर लिया था, लेकिन ये आइकॉन वर्सेस आइकॉन का जो मैच था मेरे लिए भी एक स्पेशल चीज थी। तो मार्च 17, 2002 रेसलमेनिया 18 गाइस यही रॉजर्स सेंटर मेरे पास टोरंटो ओंटारियो कनाडा के अंदर ही हुआ। और केविन ओवेंस जो कि खुद कैनेडियन है वो रिमेंबर करते हैं कि कैसे उस नाइट में वो उस पेपर व्यू का पार्ट थे, और क्राउड इतना इलेक्ट्रिक था उस मैच के शो से शुरू होने से पहले ही कि लोगों को इंतजार नहीं हो रहा था कि भाई रॉक वर्सेस होगन का हमको मैच देखने को मिल जाए। और आप जानते हैं कि जब बात इस मैच पे आई इट वाज एब्सोल्युटली मैजिक। हल्क होगन जिनको हील होना चाहिए था इस फ्यूड के अंदर, उनको लोग चीयर कर रहे थे बहुत ज्यादा क्योंकि वो इतने खुश थे कि एक बार फिर से हमें हल्क होगन देखने को मिल गए। और होगन कहते हैं कि भाई मैंने कभी इससे पहले अपने करियर में कोई ऐसा मैच नहीं लड़ा जहां पे एनर्जी इतनी ज्यादा थी। तो रॉक हल्क होगन को डिफीट करते हैं रेसलमेनिया 18, और रॉक खुद पोस्ट इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई मैं ग्रेटफुल था कि हल्क होगन उस पॉइंट पे अग्री कर गए कि हाँ मैं उनको रेसलमेनिया में डिफीट कर सकता हूं उनके इतने बड़े WWE के रिटर्न के बाद। तो रेसलमेनिया हो गई खत्म, और उसके एक महीने बाद रॉक की नई मूवी स्कॉर्पियन किंग जो कि आई थिंक उनका डेब्यू था वो रिलीज हुई, जिसकी वजह से उनका जो WWE शेड्यूल था एक बार फिर से लिमिट हो गया और WWE से वो दूर चले गए। लेकिन जो फैंस का प्यार था ड्वेन द रॉक जॉनसन के लिए वो इतना ज्यादा था कि ऑब्वियसली उनको वापस आना था, और जून 2002 में एक बार फिर से उन्होंने रिटर्न करा और हेडलाइन करा इस वेंजेंस पे पर व्यू को, जहां पे क्लासिक मैच हुआ उनका अंडरटेकर और कर्ट एंगल के साथ फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, जिसमें ऑब्वियसली विक्ट्री हुई द रॉक की एंड ही बिकेम द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। और दूसरी तरफ किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट चल रहा था 2002 में, जिसको जीते द नेक्स्ट बिग थिंग ब्रॉक लेसनर। और रॉक कहते हैं उस पॉइंट पे भाई मुझे मैच चाहिए था ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट क्योंकि मुझे
पता था कि ये नया फ्यूचर होगा WWE का, इस बंदे को आगे पुश करने की जरूरत है। तो एक और बड़ा मैच इस पॉइंट पे WWE ने समर स्लैम 2002 के लिए ऑफिशियल कर दिया था, विच वॉज ड्वेन द रॉक जॉनसन अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। और अगर आप जानना चाहते हैं ब्रॉक लेसनर के इस WWE स्टार्ट के बारे में, तो रूथलेस एग्रेशन सीरीज के अंडर आपको एपिसोड देखना है, द नेक्स्ट बिग थिंग। एक बार फिर से द लिंक इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, उसको आप जाके उसकी कहानी भी डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन समर स्लैम के अंदर ब्रॉक लेसनर ने हराया रॉक को, और एक बार फिर से पॉइंट आ गया था कि रॉक हॉलीवुड के लिए वापस चले जाएं। लेकिन इस पॉइंट पे गाइज रॉक अपना कर लेते हैं हील टर्न, क्योंकि ये मैच खत्म होता है जब सब कुछ ऑफ द एयर चले जाता है। तो यहाँ पे रॉक एक प्रोमो कट करते हैं और वो कहते हैं कि भाई अगर तुम लोग मुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दे सकते और मेरे को हॉलीवुड जाने के लिए तुम मोटिवेट नहीं कर सकते, तो मुझे भी तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लोग अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो तो आखिर मैं क्यों वो काम नहीं कर सकता। तो ब्रायन गेविट्स जो कि उस टाइम पे WWE के हेड राइटर थे, वो कहते हैं कि भाई देखो सिंपल सी यहाँ पे रॉक की सिचुएशन थी कि अगर तुम मुझे यहाँ पे हील बनने के लिए फोर्स कर रहे हो तो मैं इस दुनिया का सबसे बुरा हील बन के तुम्हें दिखाऊंगा, और वो तुम्हें फिर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो रॉक यहाँ पे WWE छोड़ के एक बार फिर से चले गए, उनको बहुत ज्यादा बू करा लोगों ने, और उनकी नई मूवी रन डाउन भी रिलीज हुई। और एक बार फिर से गाइज रॉक का रिटर्न WWE धीरे धीरे प्लान कर रही थी अगले साल के लिए, और एक शो हमें देखने को मिलता है रॉक की 10th एनिवर्सरी का, जो कि जनवरी 2003 में एयर हो रहा था फ्रॉम न्यूयॉर्क। और यहाँ पे रॉक जबकि शो में नहीं थे, उन्होंने एक प्री टेप्ड प्रोमो अपना कट करा जहां पे वो बोलते हैं फाइनली द रॉक हैज कम बैक वाली लाइन। लेकिन लोग ऑब्वियसली उसको बू कर रहे थे क्योंकि रॉक रियलिटी में शो के अंदर लाइव आए नहीं थे, और इसी से जो है जन्म हुआ भाई रॉक के इस नए गिमिक का। लोगों की इंसल्ट करूंगा जहां से वो टाउन में आते हैं उनकी इंसल्ट करूंगा, और साथ के साथ हल्क होगन को जो उन्होंने एक बार फिर से मैच दिया रेसलमेनिया 18 में, उसका सारा क्रेडिट रॉक खुद ले लेते हैं कि भाई मेरी वजह से इस बंदे का जो करियर है एक बार फिर से ऊपर उठा। और यहां से WWE ने इन दोनों के बीच में एक रीमैच बुक करा फॉर नो वे आउट 2003, जो एक बार फिर से गाइस मॉन्ट्रियल, क्वेबेक, कनाडा के अंदर हुआ था। अब WWE इस पॉइंट पे लोगों को ये बताना चाहते थे कि भाई ये वो रॉक नहीं है इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग वाला बंदा जो कि आके जोक्स बनाए लोगों को हंसाए। ये एक डिफरेंट रॉक है, और उसको फील देने के लिए रॉक को एक नई एंट्रेंस दी गई, एक नया थीम सॉन्ग दिया गया जिसको लोग ऑब्वियसली यहाँ पे बू कर रहे थे। जॉनी गार्गानो पोस्ट ओपिनियन में कहते हैं कि भाई ये 2003 वाला जो रॉक का थीम सॉन्ग था उनका द बेस्ट थीम सॉन्ग है एवर इन WWE। और जहां तक बात है रॉक की, हम जानते हैं भाई कितना टैलेंटेड वो इंसान है कि इस गिमिक को पूरे तरीके से उन्होंने नेल कर दिया। और यहाँ पे भाई वो हील थे लेकिन साथ के साथ एंटरटेनिंग थे, लोग उनको हेट करना पसंद करते थे लेकिन साथ के साथ देखना भी चाहते थे कि भाई कितने कमाल तरीके से परफॉर्म कर रहा है, हमारे टाउन की इंसल्ट कर रहा है, लेकिन हाँ तब भी हमें हंसी आ रही है। और रॉक पोस्ट ओपिनियन में कहते हैं जो मेरा गिमिक था रेसिपी थी एक फिनोमिनल सक्सेस की, और लोग जबकि मेरे साथ गाना गाना चाहते थे, मेरे कैच फ्रेजेस बोलना चाहते थे, रॉक अपने कैच फ्रेज के बीच में रुक के भी जो है वो लोगों को इंसल्ट करना स्टार्ट करते थे कि अब तुम मेरे साथ ऐसे गा नहीं सकते। तो इस पॉइंट पे लोग तो एंटरटेन हो ही रहे थे, लेकिन दो बड़े मैचेस के अंदर रॉक ने हल्क होगन को भी हरा दिया था, और उनको कुछ नया चाहिए था, कुछ बड़ा अपोनेंट चाहिए था। और ऑब्वियसली जब रॉक एक हील था तो दूसरी तरफ एक ऐसा बेबी फेस था, और उससे बड़ा मैच हो भी नहीं सकता था, एंड दैट वाज द स्टोरी विद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। इस पॉइंट पे रॉक का कैरेक्टर कुछ ऐसा हो गया था कि क्राउड का मुझे मजाक उड़ाना है, साथ के साथ ऑस्टिन को भी चैलेंज करना है। लेकिन इस पूरी स्टोरी लाइन के बीच में रॉक की एक और स्टोरी लाइन स्टार्ट हो गई थी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि WWE ने एक बार एक बैकस्टेज सेगमेंट करी रॉ में, जहां पे रॉक के सेगमेंट में हरिकेन थे और वो कॉमेडी की तरह उनको यूज करा गया था। और ग्रेगरी हेल्म्स जो कि ऑब्वियसली प्ले करते हैं हरिकेन, वो पोस्ट ओपिनियन में कहते हैं कि भाई एक ही बार ये सेगमेंट होनी थी, लेकिन इतनी ओवर हो गई, वो क्राउड को इतनी पसंद आई कि WWE ने उसको एक छोटी स्टोरी लाइन के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया। तो ये काफी बैकस्टेज इन दोनों की सेगमेंट्स हमें देखने को मिली, जहां पे कुछ जोक्स होते थे, इन दोनों के आपस में थोड़ी दोस्ती हुई, लेकिन उसके बाद फाइनली इनका एक मैच होता है रॉक के अंदर, जिसको एक्चुअली द हरिकेन जीत जाते हैं बिकॉज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन उस मैच में आके जो है डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं रॉक को। तो ये जो है एक छोटी स्टोरी लाइन थी जो बड़ी ऑस्टिन और रॉक की स्टोरी लाइन का पार्ट बन गया था। और ब्रायन गेविट्स यहाँ पे बताते हैं कि देखो भाई हरिकेन का कैरेक्टर एक सुपर हीरो था, तो लोग जानते थे ऑब्वियसली रियल तो हो नहीं सकता, लेकिन उनकी सेगमेंट्स में हमें आवाज यूज करते थे जैसे कि हरिकेन उड़ गया, और उस टाइम पे रॉक भी ऐसे एक्ट करते थे जैसे सच में बंदा उड़ के जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी रॉक की तरफ से जिसने हरिकेन के कैरेक्टर को भी जो है भाई वो एलिवेट कर दिया। और इस टाइम पे रॉक अपने कैरेक्टर के साथ बहुत फन कर रहे थे और साथ के साथ नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या मैं नए एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड कर सकता हूं। और इस पॉइंट पे उनका एक और स्किल जो कि शायद उन्होंने पहले कभी सीखा था वो इस कैरेक्टर का पार्ट बन गया,
गया और वो था गिटार बजाना। रॉक रिमेंबर करते हैं किस तरीके से उन्होंने कई सारी रॉक कॉन्सर्ट्स करी थी उस टाइम पे, जिनमें से एक हुई थी सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में, और वहां पे जो है भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का रिएक्शन उनको मिला, जबकि वो लोगों की इंसल्ट कर रहे थे, लोग बू कर रहे थे, लेकिन साथ के साथ रॉक मजे ले रहे थे, लोग भी हंस रहे थे। तो ओवरऑल इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट था कि भाई ये चीज भी उनके कैरेक्टर को बहुत एलिवेट कर रही थी। तो इस टाइम पे भाई इतना सारा कमाल करने के बाद ऑस्टिन और रॉक का जो मैच था वो अनफिनिश्ड बिजनेस की तरह बुक करा गया फॉर रेसलमेनिया 19, और इस शो की डेट थी मार्च 30, 2003। और जबकि रॉक का कैरेक्टर इस पॉइंट पे इतना हॉट था, ऑलमोस्ट सब कुछ उन्होंने अपने करियर में अचीव कर लिया। एक ऐसी चीज थी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी, एंड दैट वाज टू डिफीट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एट रेसलमेनिया। और इस शो के बाद उसके आगे भी चेक मार्क लग गया, क्योंकि रॉक ने ऑस्टिन को हरा दिया 3 रॉक बॉटम लगाने के बाद, एंड ही डिड वन मोर थिंग जो कि उन्होंने अपने करियर में अकम्प्लिश नहीं करी थी। ऑस्टिन इस पॉइंट पे कहते हैं कि मैच के बाद जब रॉक वहां पे था तो उसने मेरे कान में विस्पर करा और मुझे ये बात बोली कि कितना मुझे प्यार करता है, कितनी उसके लिए मेरे पास रिस्पेक्ट है। और रॉक भी यहाँ पे यही बात बोलते हैं कि भाई स्टोन कोल्ड एक ऐसा बंदा है जिसने मेरे करियर को ज्यादा सबसे एलिवेट करा है, उसी के साथ सबसे मेरे कमाल के मैचेस हुए हैं, उसी के साथ मैंने अपनी बेस्ट स्टोरी टेलिंग करी है अगर WWE की उनके पूरे करियर की हम बात करें। और हम जानते हैं गाइस कि जितना ऑस्टिन और रॉक ने इस WWE के बिजनेस को ऊपर तक जो हाइट्स पे वो लेके गए, शायद आई डोंट थिंक किसी ने वो कभी भी एक्सपेक्ट करा था। एक ऐसी राइवलरी है जिसको हम प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कह सकते हैं, और ये वही राइवलरी है जिसने इन दोनों के करियर को उस हाइट तक भी पहुंचाया है। तो रॉक के पास यहाँ पे कोई कमी नहीं थी, वो बहुत पॉपुलर थे WWE में, हॉलीवुड में, लेकिन एक बात उन्होंने कभी नहीं भूली कि आखिर WWE ने उनके करियर में कितना बड़ा रोल प्ले करा है, और इसकी वजह से वो हमेशा फैंस को जितना रिटर्न दे सकें वो करते थे। हमें क्लिप दिखाई जाती है ऑफ एयर में जहां पे ऑब्वियसली रॉक शो के दौरान तो हील का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ऑफ द एयर जाता है वो फैंस के साथ मिलते हैं और अपने कैच फ्रेजेस उनको बोलने का मौका देते हैं, और वो काफी मजे करते हैं भाई अपने फैंस के साथ। तो वो प्यार डेफिनेटली बांट रहे हैं। अब फैंस इस पॉइंट पे ये सोच रहे थे कि भाई रॉक के लिए आखिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, और मैं बात कर रहा हूं मार्च 31, 2003 की, क्योंकि यहाँ पे रॉक ने सब कुछ अचीव कर लिया था, सबको हरा दिया था, और रॉक एक प्रोमो कट कर रहे थे कि भाई ये मेरा आखिरी टाइम होगा WWE में, क्योंकि मेरे पास अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन यही वो पॉइंट था जब WWE के पास और एक ट्विस्ट था, और वो था द डेब्यू ऑफ गोल्डबर्ग, WCW का प्रॉब्ली सबसे डेंजरस सुपरस्टार। और काफी सारे रूमर्स आ रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि सोशल मीडिया धीरे धीरे पिकअप कर रहा था कि गोल्डबर्ग ने साइन कर लिया WWE के साथ, और बेस्ट मौका था उनके पास टू डेब्यू हिम अगेंस्ट द रॉक। गोल्डबर्ग आते हैं मंडे नाइट रॉ पे, स्पीयर करते हैं रॉक को, और पोस्ट ओपिनियन में उन्होंने यही बोला कि भाई अगर मुझे अपने WWE करियर को एक सक्सेस पे स्टार्ट करना था तो रॉक के सामने वो चीज करनी जरूरी थी, और उसी की वजह से जो है मेरे को एकदम अपने करियर में बूस्ट मिल गया। और इस सेगमेंट के 3 हफ्ते बाद रॉक रिस्पॉन्ड करते हैं गोल्डबर्ग को इस फनी सेगमेंट में, जहां पे पहली बार हमने देखा गाइस गिलबर्ग को। और हम जानते हैं कैसे रॉक अपनी कॉन्सर्ट के टाइम पे गिलबर्ग को लाके गोल्डबर्ग का मजाक बना रहे थे, और पोस्ट ओपिनियन में गोल्डबर्ग कहते हैं कि देखो भाई मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। इनफैक्ट वो कहते हैं कि मेरा मन कर रहा था इस बंदे को जाके भाई मैं सच में जान से मार दूं, लेकिन अगर मेरी ऐसी फीलिंग थी तो मतलब लोगों को वो चीज पसंद आ रही है, और वो क्रिएटिवली WWE का आइडिया काम कर रहा था। तो दिस वाज अ गुड थिंग कि गोल्डबर्ग की इंसल्ट हुई। लेकिन इसके बाद बैकलैश 2003 में इन दोनों का मैच बुक करा गया, जहां इस पॉइंट पे ऑस्टिन को हराने के बाद अंडरटेकर, कर्ट एंगल, ट्रिपल एच सबको हराने के बाद, ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद गोल्डबर्ग फाइनली हरा देते हैं द रॉक को। एक नई एरा यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट हुई गोल्डबर्ग की, और रॉक एक बार फिर से गाइस हॉलीवुड में चले गए, और इस बार लोगों को सच में लग रहा था कि रॉक वापस आने वाले हैं नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि भाई जब क्राउड इतनी ज्यादा डिमांड करता है एक ऐसे बंदे की जो कि बाहर इतना कुछ अचीव कर रहा है WWE के, रॉक को एक बार फिर से वापस आना ही था। ही रिटर्न्ड ऑन मंडे नाइट रॉ इन मार्च 2004, जहां पे मिक फोली के साथ एवोल्यूशन की स्टोरी लाइन चल रही थी, और वो बहुत ज्यादा दिक्कत में थे, बहुत उनके अगेंस्ट अटैक हो चुके थे। और मिक फोली कहते हैं भाई मैं चैलेंज करता हूं एवोल्यूशन को इन अ हैंडीकैप मैच एट रेसलमेनिया, और मेरे पास अपना एक पार्टनर है। और जहां पे रॉक एक बार फिर से रिटर्न करते हैं एज अ बेबी फेस, और रॉक खुद बोलते हैं कि भाई वो एक एक्सेप्शनल नाइट थी, इलेक्ट्रिक नाइट थी, प्रॉबेबली अगर मैं बात करूं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नाइट्स इन माय करियर, जब उनका उस पॉइंट पे रिटर्न हुआ था। और यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिली थी एक नई टैग टीम की, जिसका नाम था द रॉक एंड सॉक कनेक्शन।
तो मार्च 14 2004 की बात है, रेसलमेनिया 20 की, और ये था गाइस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। इस शो की टैग लाइन थी इट ऑल बिगिंस अगेन। और अगर मैं आपको यहाँ पे कमाल का फैक्ट बताऊं तो ये रॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टैग लाइन थी, क्योंकि ये वही सीम अरीना थी जहां पे 8 साल पहले उन्होंने अपना डेब्यू करा था। तो यहाँ पे वो टीम अप करते हैं मिक फोली के साथ, हराते हैं एवोल्यूशन को, और मिक फोली भी पोस्ट ओपिनियन में कहते हैं कि भाई मैं बहुत थैंकफुल हूं कि वो स्पेशल मोमेंट मुझे रॉक की वजह से वहां पे लिव करने को मिली। और उस पॉइंट के बाद हम जानते हैं गाइस कि रॉक ने कई बार डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना रिटर्न करा है, और इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो वापस आते हैं बार बार टू गिव डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस व्हाट दे वांट, एंड दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन नॉट ओनली ऑल ऑफ द स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू। और यहाँ पे 5 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर उन्होंने आज तक अपनी मूवीज से जनरेट करे हैं। 15 नंबर 1 बॉक्स ऑफिस मूवीज उनको मिली हैं। और अगर हम बात करें ओवरऑल वर्ल्ड के एक्टर्स की, रॉक आते हैं भाई मोस्ट वैल्यूएबल एक्टर इन द वर्ल्ड में, इस पूरे प्लेनेट के ऊपर। तो वो कहते हैं कि मेरी हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यू के जो फैंस हैं वो मेन फैमिली रही है, और मैं इनके पास वापस आता रहूंगा बार बार, इसलिए नहीं कि भाई मुझे आना पड़ता है, इसलिए क्योंकि मैं आना चाहता हूं। वो कहते हैं कि एक ऐसी जगह है भाई जहां पे मुझे इससे ज्यादा एनर्जी कहीं और मिल नहीं सकती, और उसी एनर्जी को अंदर लेके जो है मैं अपनी परफॉर्मेंस देता हूं, और लोगों को ये सब पसंद आता है। तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट हॉलीवुड रॉक एपिसोड इन रूथलेस एग्रेशन सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस, इसे लाइक करें, और अगले एपिसोड जिसका नाम होने वाला इनोवेशंस, हम बात करेंगे सारी नई चीजों की जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंट्रोड्यूस करी थी ड्यूरिंग द रूथलेस एग्रेशन एरा, जैसे कि अलग अलग पेपर व्यूज, स्टिपुलेशन। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में दें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।